आप समझें कि इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की सियासत हुकूमतें ये बनती हैं जाती हैं, बनती हैं जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि तारीख़ का एक ऐसा दौर है जहाँ पर आप समझें कि इंसानी तारीख़ का ये जब से रिकॉर्ड हो रही है उसके ये चंद अहम तरीन मराहिल हैं। और अहम तरीन मराहिल ये हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें आगे तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, और उसमें जो है वो खुरेजी भी हो रही है। फिर दोबारा कत्लेआम हुआ है फ़लस्तीनियों का, और बड़ी तादाद में उनकी शहादतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक जो मीटिंग पेरिस में हुई है, उस मीटिंग में जिसमें मोसाद के जो सरबराह हैं वो भी थे, शिन बेत के सरबराह भी थे, शिन बेत जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके सरबराह भी थे, वहाँ पर CIA चीफ भी पहुँचे हुए थे, विलियम बर्न्स, वहाँ पर मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ भी थे, और वहाँ पर जो है वो सबसे अहम ये कि कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म एक ही ओहदा है, दोनों ओहदे एक ही शख्सियत के पास हैं, उनका बड़ा अहम रोल है इसमें, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम अस्सानी। तो वो जो हैं ये तमाम लोग मौजूद थे, और वहाँ पर मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि एक रिटन एग्रीमेंट लिखा जा चुका है, वो लिखा जा चुका है। अच्छा, वो लिखे जाने के बाद जो है वो तहरीर हो चुका है, और उस तहरीर होने में ये है कि 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 6 हफ्ते की एक जंगबंदी के दौरान जो है वो इमदाद खुली जाएगी, गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी होगी, और उस जंगबंदी के दौरान जो है वो अमन कायम करने के लिए अरब फ़ौज जो है, अरब मुल्कों की या इस्लामी ममालिक के जो दस्ते हैं वो गज़ा में पहुँचेंगे और मगरबी किनारे पहुँचेंगे। महमूद अब्बास जो है अपने ओहदे से हट जाएंगे या सेरेमोनियली रहेंगे, और उनकी जगह नई शख्सियत एक जो है जो काबिल कबूल होगी सबको, यानी हमास को भी और जो है वो इधर भी जो फ़तह की साइड है, उन दोनों तरफ कबूल होगी, वो शख्सियत आगे फ़लस्तीन की क़यादत संभालेगी बतौर वज़ीर आज़म जो, और वो फिर चाहे वो बिल्कुल टेक्नोक्रेटिक शख्सियत हो जैसे पहले बताया, या वो जो जेल में कैद हैं मरवान बरगोती वो हों जो कि बहुत पॉपुलर हैं वो हों, या ये कि किस तरह से होता है अभी हमने देखना है। तो ये जो है ये बात आगे बढ़ गई है, बढ़ रही है तेज़ी के साथ। अब हुआ ये है कि वो पेरिस में जो मीटिंग ख़त्म हुई कल, तो कल 24 घंटे पीछे डिस्कस कर लेते हैं ना। उसके बाद ये हुआ कि एक तो जो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो जो हैं वो पहुँच गए वाशिंगटन। पेरिस से सीधा वाशिंगटन पहुँचे। पहले तो उनकी वहाँ पे हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, और सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ उनकी तफसीली मुलाकात हुई, और सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे वो कर रहे थे, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी वहाँ पे वाशिंगटन में, तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा, क्योंकि सूरत हाल जो है वो काफ़ी इस वक्त ऐसी है कि मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मामला आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म है कतर के, उन्होंने एक मारूफ थिंक टैंक है बड़ा, एक रिसर्च भी है होती है वहाँ, थिंक टैंक कह लें उसको, अटलांटिक काउंसिल, वहाँ पर जो कतर के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया, और उनका जो ख़िताब है वो अटलांटिक काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर उनका जो ख़िताब है उसमें वो जो थर्ड स्लाइड है वो कह रहे हैं कि कतर प्राइम मिनिस्टर सीज प्रोग्रेस ऑन इसराइल हमास हॉस्टेज नेगोशिएशंस, यानी अभी पहले मरहले पे बात हो रही है, ठीक है, बट वॉन्स के रीजनल टेंशंस आर बॉइलिंग अप, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यानी पहले मरहले में तो हमें पता है कि कैदियों की रिहाई है, जो इसराइल की जेलों में हैं वो रिहा होंगे फ़लस्तीनी कैदी बहुत बड़ी तादाद में,
और उसके साथ जो है वो जो यरगमाल हैं लोग हमास के पास वो रिहा होंगे। अब ये इसके ऊपर कितने हज़ार कितने सौ, ये इसके ऊपर एक अभी क्योंकि ये बड़ा एक हसास मामला है, और उससे आगे फिर ये फ़ौज वहाँ जाएगी, उससे आगे फिर सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ पे अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान करेगा। दो रियासती सोल्यूशन जो एक्चुअली OIC की और सबकी पॉलिसी है। लेकिन सवाल ये है कि दरमियान, और ये नेतन्याहू हुकूमत खड़ी है जेनोसाइड के इल्ज़ाम के साथ 1 महीने का टाइमिंग। लेकिन ये नेतन्याहू के लिए अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि नेतन्याहू इस पे क्या करेंगे। और क्योंकि वहाँ जो हुकूमत है वो हुकूमत है इंतहा पसंद दाएं बाजू की हुकूमत है, उसके बगैर नेतन्याहू। और ये जो इशू है ना, ये जो ये मुआहदों का और इत्तेहाद का, मतलब इसमें इसराइल के हाथ में कुछ नहीं आने जा रहा ना। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, इसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात हो रही है। और इसमें जो है वो सबसे, जो अगर आज मुझे को कहे कि जी सबसे इसमें इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट किसका है, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है इस मरहले पे, वो आया है लॉर्ड डेविड कैमरॉन का, जो कि बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा और वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म है, और जिनके बारे में मैं अपना एक मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि उनके एक ख़यालात हैं ख़ास, और वो फ़लस्तीनियों के, यानी वो दो रियासती। अच्छा, आज उन्होंने एक इस मरहले पे वो ओमान पहुँच गए हैं, ओमान, सल्तनत ओमान। और सल्तनत ओमान वो इसलिए पहुँचे हैं कि वो सल्तनत ओमान में बात करेंगे हूतीज़ के हवाले से। अगर हम ओमान को देखें ना, सल्तनत ओमान जो है ये एक इसका एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है, ये इसको जनूबी कह लें या इसको मशरिकी कह लें, यमन का अगर हम नक्शा देखें तो ओमान की सरहद जो है, बहुत बड़ी सरहद वो मिलती है यमन के साथ। और ये दोनों जो हैं, ओमान और यमन, ये एक ज़माने में ईरानी सल्तनत में थे, और बाद में फिर जाहिर है कि उमवी और अब्बासी खिलाफतें जब आईं तो उनका हिस्सा बने। लेकिन जो ओमान है वो एक बहुत, उसकी एक बड़ी अजब किस्म की उनकी और बड़ी इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी रही है। उनकी फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि वो जब यमन में तमाम खलीजी ममालिक और अरब ममालिक जो हैं, उनकी यमन के ऊपर एक पॉलिसी हो गई, ओमान उसमें शामिल नहीं हुआ। ओमान ने कहा कि हम यहाँ पे जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और ओमान, हालांकि ओमान और यमन के ताल्लुकात तो 70-80 की दिहाई में कोई मूवमेंट चलती रही है अलहदगी पसंदी की, वो छोड़, लेकिन ओमान जो है उसने अपने ताल्लुकात हूतीस के साथ भी, और अब्दुल्ला सालेह के साथ भी, और मंसूर हादी के साथ भी, सबके साथ सल्तनत उस्मान जो ओमान है उन्होंने अपने ताल्लुकात अच्छे रखे। उसका नतीजा ये निकला कि जब अमन की कोशिशें हुई और मुख्तलिफ अरब ममालिक उसमें इन्वॉल्व हुए, तो पहले तो वो ओमान के साथ बहुत कशीदा ताल्लुकात हो गए कि भाई ये बीच में ओमान जो है ये कैसे, मतलब एक पॉलिसी हमने बना ली है सारी GCC ने या अरब लीग ने या बाकी मुल्कों ने, तो ये कैसे जो है वो उनमें नहीं शामिल हो रहे, अटैक नहीं कर रहे, फौजी दोस्तों का हिस्सा नहीं। लेकिन ओमान ने अपनी डिप्लोमेसी जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल बरकरार रखा। उसका नतीजा ये निकला कि कुछ अर्से के जब ये दरमियान में मामला ऊपर नीचे ख़राब होते थे, तो ये अरब ममालिक फिर सारे जो हैं वो मान के, ईमान भी अरब ममालिक हमारा ब्रादर ज़बरदस्त मुल्क है, मगर आप देखें ना कि मुल्कों की अहमियत कितनी हो जाती है। तो ओमान ने यह किया कि फिर इस तमाम अरसे में जितनी बातचीत होती थी दरमियान में, वो बातचीत के लिए, मतलब अगर अभी हूतीज़ ने कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनकी तेज़ हो गई या कभी कोई गड़बड़ ज़्यादा हो गई मामला, तो ईरान के साथ भी बातचीत करनी आ गई, तो ओमान दरमियान में इस्तेमाल होता था। ओमान क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो उसको, बल्कि एक मरला ऐसा आया, मेरा ख्याल है 2014 या 15 या 16 में ओमान को स्विट्ज़रलैंड और मिडल ईस्ट कहने लगे कि वो इतना न्यूट्रल है कि स्विट्ज़रलैंड हो गया है। मतलब यहाँ तक उसको लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होने लग गया था, ये यमन की जंग की वजह से। तो डेविड कैमरॉन जो हैं, लॉर्ड डेविड कैमरॉन जो बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। और ये स्टेटमेंट उनकी क्या है, मैं 11वीं स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स है। डेविड कैमरॉन पुशेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स टू स्टेट सॉल्यूशन। और गार्डियन, इनके गार्डियन ज़्यादा खुल के बात कर रहा है, वो कह रहा है कि UK विल कंसिडर रिकग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट। बरतानिया जो है वो रियासत फ़लस्तीन को जो है वो
और वो उन्होंने ये कहा है साथ ही कि मूव विल हैव टू मेक टू स्टेट सोल्यूशन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना, इरिवर्सिबल, इसको वापस नहीं होगा। और वो ओमान पहुंच गए या पहुंच रहे हैं आज किसी वक्त, क्योंकि ये जो हुतीज़ के ऊपर, अगर हुतीज़ किसी की, अब देखना ही है कि क्या क्योंकि हुतीज़ का भी वही इशू है ना कि जी आप इसको, ये गज़ा का मसला पहले हल करें, तो वो मसला तो अब हल हो रहा है ना, क्योंकि वो जब जाके वहाँ पे ओमान में बात करेंगे और ओमान आगे हुतीज़ से बात करेगा, तो वो हुतीज़ फिर अपनी, क्योंकि हुतीज़ का इशू ये है कि भाई ये यहाँ की जंग को आप रोकें, ये जो कत्ल आम है इसको ख़त्म करें, और वो गज़ा के साथ खड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट देके ये ओमान पहुंच रहे हैं, तो बरतानिया भी इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ आ गया और वहां के खड़ा हो गया। अच्छा, अब जो है वो मसला ये हुआ, अच्छा मैंने ये कहा ना कि अब जो दाएं बाजू के लोग हैं, क्योंकि और दाएं बाजू के ना भी हो ना, तो इसराइल के अंदर वो एक सेहूनी सोच वाली, एक तो यहूदी हैं, एक वो सेहूनियत वाले जो राइट विंगर्स हैं, वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो वो जो हैं वो तो हिले हुए हैं इस वक्त कि यार ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो शिनबेत के सरबराह थे वो काहिरा पहुंच गए। अच्छा, काहिरा वो इसलिए गए हैं, इस्माइल हानिया को भी मिल गया है वो जो मुसव्वदा था, उनको मिल गया है, और इस्माइल हानिया को भी वो मुसव्वदा मिल गया है रिटर्न, और वो भी अब काहिरा जा रहे हैं। लेकिन जो मोसाद के चीफ हैं वो काहिरा उनको माफ़ी मांगने भेजा है। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात बता रहा हूं कि मोसाद के सरबराह को काहिरा माफ़ी मांगने भेजा है, और माफ़ी इसलिए मांगने के लिए भेजा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मिस्र के सरबराह से, जो सदर से बात हुई थी, तो ये जो वहाँ पे वो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, जो हम कई दफ़ा दिखा चुके हैं कि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक पट्टी है जो कि गज़ा और मिस्र के दरमियान है, और इसराइल ने ये कहा कि हम तो इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे भी कब्जा करेंगे और इसको भी हम अपने पास ले जाएंगे, और उसके बाद इतने, और फिर ये, यानी हर मुल्क जो दरमियान में आया ना पिछले चंद दिनों के दौरान, जो मीडिएट करने की कोशिश, सफारतकारी कर रहा था, चाहे कतर, चाहे उर्दन, चाहे वो जो है वो ये मिस्र, वो हर मुल्क के पीछे लग गए। और तो और ये जो तुर्की में जो करने जा रहे हैं, और बाहर के मुल्कों में हम कत्ल करेंगे लोग और ये करेंगे, जो मोसाद की तरफ से हो रही थी बात, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो एक ऐसा मरहला आ गया कि मिस्र, देखिए इजिप्ट, जॉर्डन, ये जो मुल्क है ना, इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ये जो फैसला करके गया था यहाँ से बरतानिया, तो बहुत जंगें हुई, बहुत इन्होंने यहाँ पे, इराक ने, शाम ने, अरब, सब ने बहुत देखा है, बुरा अच्छा बुरा, वो था, हज़ारों लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी वहाँ पे। इशू ये है कि माफ़ी मांगने इसलिए भेजा है क्योंकि वो मिस्र की तरफ से बात हो गई थी कि जी हम अपना शायद सफारती, मतलब सफ़ीर वापस कर लें, और यहाँ तक तलखी पैदा हो गई थी कि देखिए मिस्र एक फ़ौज है, एक मुल्क है पूरा बहुत बड़ा, और मिस्र ने अगर कहा कि हम ये माहिदा तोड़ते हैं पुराना, और ये जहन में रखें कि ये नेतन्याहू के लिए भी ऐलान करना मुश्किल है, वक्फा ले लें तो फिर मैं उसके बाद ही बात करता हूँ कि ये इतना हसास मामला है कि, और अब इसमें पाकिस्तान कहाँ है जी। ये नहीं क्या ये, और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बात हो रही है ना सारी, जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि इन सारे इश्यूज का, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो, ये दुनिया इतनी कनेक्टिविटी पे चली गई है कि अब आप कहेंगे कि जो माली क्यों डिस्कस हो रहा है या बुर्किना फासो क्यों डिस्कस हो रहा है, वो इसलिए डिस्कस हो रहा है कि वो वहाँ से एक मुल्क गया तो रशिया आ गया,